जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है साइंस एग्जाम टॉनिक सेट 3 का फिजिक्स वाले सेक्शन पे काम करेंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है, हम लोग को यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, लिखा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। तो ध्यान रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ना उत्तल लेंस का इस्तेमाल होते हैं। किसका होते हैं? तो उत्तल लेंस का होता है, याद रखेंगे है ना। इस तरह का उत्तल लेंस होता है, मालूम होगा, हम लोग ऐसे भी देखे होंगे ना, बुक में पढ़े थे कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि है ना बीच वाला भाग मोटा होता है और किनारे में क्या होते हैं, पतला होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है ये, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होते हैं। बात करेंगे अगला सवाल का, तो लिखा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है ना, ओम, है ना, मीटर क्या होता है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना, ओम को ऐसे सूचित करते हैं, मीटर में एम हो जाएगा। तो ये होगा इसका मात्रक, याद रहेगा, है ना। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो ओम मीटर होगा। ठीक, इसको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगला नंबर सवाल, यहाँ पर क्या कर रहा है, आर्मेचर क्या होता है ना, आर्मेचर क्या होता है। तो सिंपल भाषा में ध्यान रखना है कि है ना, जो भी क्वाइल लपेटा जाता है, तांबे का जो क्वाइल लपेटा जाता है ना, लोहे के रॉड पर, ठीक है, उसी को आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है, नरम लोहे के रॉड पर जो तांबे का तार को लपेट करके कुंडली तैयार किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। देख लीजिए, ये सब क्या कहलाएगा, ये आर्मेचर कहलाएगा, है ना। ये सब क्या है, आर्मेचर है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर कि तांबा का तार का जो है ना कुंडली बनाया गया है, ठीक है, नरम लोहा पे कुंडली बनाया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, आर्मेचर कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो यहाँ पर अगला नंबर सवाल हमको क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। लिखा है गोलीय दर्पण क्या है। तो ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो है ना किसी खोखले गोले का एक भाग हो, मतलब एक गोला का ही भाग होना चाहिए। ठीक है, परावर्तक सतह किसी खोखला गोला के भाग होना चाहिए, उसे आप देख सकते हैं, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, बड़े बड़े शोरूम में पहले लगाया जाता था, है ना, किराना स्टोर में लगाया जाता था ताकि है ना निगरानी हो सके। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण है, इसको ध्यान रख सकते हैं। गोलीय दर्पण, कोई पूछे क्या होता है तो कहेंगे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी एक गोला का भाग हो, है ना, क्या हो, एक गोला हो या गोला का भाग हो, जो भी, उसको कहेंगे, याद रहेगा। चलिए आगे है लेंस द्वारक। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाएगा, उसका द्वारक कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। बस सिंपल इसको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रभावी व्यास क्या कहलाएगा, है ना, लेंस का द्वारक कहलाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पर हम लोगों का, ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। सवाल कर रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तलाभ क्यों दिखता है। बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देंगे। देखिए इस टाइम क्या होता है, जब सूर्य उगता है या डूबता है, उस टाइम का बात करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, अगर ये पृथ्वी है इस टाइम, है ना, जब सूर्य उदय होता है उस टाइम जो है ना ये क्षितिज रेखा पे होता है ना, और इस टाइम जब सूर्य डूबता है उस टाइम का बात करेंगे तो इसका डिस्टेंस पृथ्वी से बहुत ज्यादा होता है ना, क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो होता क्या है कि, है ना, इस टाइम जो होता है ना कि वहां से जो प्रकाश आता है उसमें क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं बैजानी पिनाला, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल, ये होता है ना। तो ये जो कलर है उसमें लाल रंग का तरंगदार्घ्य ज्यादा होता है ना, लाल रंग का तरंगदार्घ्य ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो हमारे आंख तक पहुंच जाता है। अब बाकी का तरंगदार्घ्य कम और प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से रास्ता में ही वो प्रकीर्णित हो जाता है। तो इसीलिए हमारे आंख तक लाल कलर ही पहुंच पाता है, इसलिए हम लोग उसको लाल देख पाते हैं। ठीक है, यही कारण है। वही कहानी होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो है ना कि जो भी प्रकाश का किरण हमारे आंख तक आता है उसमें लाल रंग का तरंगदार्घ्य ज्यादा होता है जो हमारे आंख तक पहुंच जाता है, और बाकी रंगों का प्रकीर्णन रास्ता में ही हो जाता है, जिसकी वजह से सूर्य लाल ही दिखता है, क्योंकि लाल रंग प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पे है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है। बहुत ही सिंपल है। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम में क्या कहता है कि हम अपने बायां हाथ का 3 उंगली, बाम हस्त नियम है इसलिए बायां हाथ का लेंगे, बायां हाथ का तीन उंगली, है ना, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा इस प्रकार रखते हैं ताकि एक दूसरे के लंबवत हो। ये इसके 90 डिग्री, ये इसके भी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इस दौरान अगर ये मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, और ये क्या है, तर्जनी,
तर्जनी किसको व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो मेरा जो अंगूठा होता है ना वो गति की दिशा को व्यक्त करता है या फिर बल की दिशा को व्यक्त करता है। बस ये होता है ना फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। यही चीज इसमें भी लिखा होगा, ध्यान में रखना है कि बामा हाथ का है ना, बामा हाथ का 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा इस प्रकार रखें ताकि तीनों एक दूसरे पे लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो। इसमें अगर मध्यमा है ना विद्युत धारा की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता हो, तो हमारा जो अंगूठा है वो किसको व्यक्त करेगा, तो वो गति की दिशा को या फिर है ना बल की दिशा को व्यक्त करता है। बस यही चीज लिखा है इसमें, इसको ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग का यहाँ पे है, सवाल कह रहा है यहाँ पर कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, किरण आरेख कीजिए। देखिए अवतल दर्पण में हम लोग जो है ना दर्पण के जो केंद्र है वहां अगर हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब समान बनता है, उल्टा बनता है और बराबर बनता है, मतलब वही समान हुआ। इसका कह रहा है किरण आरेख खींचने के लिए, तो सिंपल है, यहाँ पे खींचा हुआ है या नहीं, तो आप कैसे खींचिएगा वो समझ लीजिए। देखिए ये अवतल ठीक है, तो ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष हुआ, ठीक है, प्रधान अक्ष हुआ। हम लोग कहाँ रखना है, वस्तु को केंद्र पर रखना है, कहाँ पर, सेंटर पर। यहाँ पर वस्तु रख दिए, ठीक है, ये वस्तु रख दिए। हम लोग को पता है किरण आरेख खींचने के लिए क्या करते हैं, एक प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर गुजारेंगे, जो कि जानते हैं कि कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा, है ना, ये नियम में होता है ना, कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश आ रहा है तो वो फोकस से ही गुजरता है। अब एक क्या करेंगे, हम फोकस से गुजार देंगे, क्या करेंगे, फोकस से। जैसे फोकस से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये भी नियम हम लोग जानते हैं कि जो फोकस से गुजरता है ना, वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तो अगर ये फोकस से गुजारे तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा परावर्तन के बाद। देखिए यहाँ पे कट कर रहा था, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा, देखिए बराबर उल्टा है ना बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका किरण आरेख खींच लेंगे, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है, बहुत ही सुंदर। अगला नंबर सवाल हम लोगों को यहाँ पर लिखा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए अवतल लेंस है, फोकस दूरी कितना दे दिया हम लोग को, एफ दे दिया है 2 मीटर, कितना, 2 मीटर। यहाँ पे माइनस में होगा क्योंकि है ना अवतल लेंस है, तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक। चलिए तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग को कह रहा है पावर निकालने के लिए, मतलब क्षमता, मतलब पावर का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, यहाँ f मीटर में होता है। इसका मतलब इसमें मान पुट करेंगे तो 1/-2 हो जाएगा, इसको है ना डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस है ना -0.5 है ना 5 भाग दीजिए 1 में 2 से, तो 0.5 होगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, डायोप्टर होगा डी, ठीक है, ये मेरा क्षमता हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान, ओम का नियम क्या है, इसकी जांच के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। देखिए ओम का नियम का प्रयोग करना हमको, सबसे पहले ओम का नियम है क्या, है ना, हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए आप लोग बुक में पढ़े होइएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि किसी चालक तार में, ठीक है, ताप में परिवर्तन न हो, यहाँ पे कंडीशन है, ध्यान रखना है कि ताप में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तार में जो प्रवाहित धारा है ना, वो उसमें जो आरोपित विभवांतर है उसके समानुपाती है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई तार है, यहाँ पर तार, ठीक है, मान लीजिए तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, विद्युत धारा आई, करंट पास कर रहा है, इसका विभवांतर मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ठीक है, करंट आई पास कर रहा है। तो अगर इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस दौरान इसके बीच जो विभवांतर है, मतलब विभव में जो अंतर है, मतलब V2 - V1 का ही अंतर का है ना, ये समानुपाती होगा, इसमें जो प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होगा। अगर मान लीजिए इसके बीच जो विभवांतर है वो V है ना, आरोपित धारा I है, मतलब उसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो I है, तो यह भी क्या होगा, I के समानुपाती होगा, है ना, भी क्या होगा, I के समानुपाती होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भी समानुपाती I लिखते हैं। और यहाँ अगर इसको समानुपाती को बराबर में बदलना हो तो हम लोग को पता है कोई कांस्टेंट से गुना होता है, तो वही यहाँ पे R आ जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं प्रतिरोध के नाम से, ठीक है। तो V = IR, ये ओम का नियम मेरा हो गया, है ना। तो इसी चीज को प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। तो यहाँ पर V = IR हुआ, यहाँ से R निकालेंगे तो यहाँ से R बराबर क्या होगा, V/I होगा। यही रेशियो निकाल करके हम लोग चेक करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग चित्र में कुछ चीजें लेंगे, जैसे कि नाइक्रोम का तार लिए हैं, यहाँ पर नाइक्रोम का तार लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, ए मीटर लेंगे, देखिए ये वोल्ट मीटर है, ये ए मीटर है ना, ले लेना है ना, स्विच लेना है और बैटरी ले लेना है। इतना चीज लेकर के इसको हम जो उपकरण है उस तरह से सजा लेते हैं, ठीक है। सजाने के बाद क्या करेंगे
ठीक है, बारी बारी से काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैटरी यहाँ पे लिए, और जब बैटरी लिए तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा का मान जो है एमीटर में हम लोग माप लेंगे कितना आ रहा है धारा, और वोल्ट मीटर में विभवांतर को माप लेंगे, माप करके उसको कहीं पे लिख करके रख लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर अब हम 2 ठो सेल लगाएंगे, उसी तरीके के 2 सेल लगा दिए। जब 2 सेल लगाएंगे उस टाइम में क्या करेंगे हम लोग, एमीटर में विद्युत धारा माप लेंगे कितना करंट आ रहा है, और उसी टाइम जो है ना वोल्ट मीटर में विभवांतर भी माप लेंगे कितना आ रहा है, उसको भी हम लोग नोट करके लिख लेंगे। फिर 3 सेल लेंगे, 4 सेल लेंगे, इसी तरीके से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, डेटा को बना लेंगे, एक आंकड़ा तैयार कर लेंगे। समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, है ना, बैटरी लगा रहे हैं, ए मीटर में हम लोग करंट माप ले रहे हैं, और वोल्ट मीटर में विभवांतर माप ले रहे हैं, उसको हम लोग नोट करके रख ले रहे हैं। अब इसी डेटा को हम लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे ग्राफ पर। जैसे ही ग्राफ पर ले जाते हैं तो एक सरल रेखा आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। जैसे उसको हम ग्राफ पे वही चीज बोले जो हम बोले ना, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे ग्राफ पे देखिए सीधे सीधे, ठीक है, कि एक है ना सरल रेखा आता है, मतलब जो डेटा आया, हम जो डेटा नोट करके रखे उसको अगर ग्राफ पे लाए तो क्या आ गया, एक सरल रेखा आ गया। तो ये क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि जो V बाय आई है ना, V बराबर IR था, है ना, IR, ठीक है। तो यहाँ से जो R निकालेंगे, रेजिस्टेंस V बाय आई, इसका जो रेशियो आएगा ना, जिसमें हम लोग विभवांतर को एक्स अक्ष पर और करंट को वाई अक्ष पर लिए हैं, इसका जो रेशियो आएगा ना वो हमेशा एक सरल रेखा आएगा, है ना, क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा, ठीक है। तो ये साबित करता है कि ये क्या होता है ना, किसी तार में जो प्रवाहित धारा है उसके बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, यही साबित कर रहा है, ठीक है, अगर ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा है ना आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिजिक्स का। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।